बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने चौथे वज़ीर ख़जाना की हैसियत से हलफ उठा लिया है। शौकत तरीन साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान की जो मईशत है वो दुरुस्त समत में नहीं गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने वाली हैं जिससे आप पाकिस्तान की मईशत को एक सही डायरेक्शन दे सकें, और उसके लिए सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने शौकत तरीन साहब की इन तमाम बातों से इख्तलाफ किया है और ये कहा है कि उन्होंने मईशत का जो भी तज्ज़िया पेश किया है उनसे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब से जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की मुलाकात होती है तो वो शौकत तरीन साहब की सलाहियतों पर बाकायदा भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ऑब्वियसली बात करेंगे। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स तो हमेशा ये हुकूमत हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के बताती है, लेकिन उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी रमज़ान के महीने में ही देख लीजिए, कहीं सस्ते बाज़ार के नाम से, कहीं बचत बाज़ार के नाम से और कहीं रमज़ान बाज़ार के नाम से सस्ती चीज़ें आवाम को फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो चीज़ें वाकई में मुहैया भी हो रही हैं? कहीं पर कीमतें कम हैं लेकिन लोगों की दस्तरस से वो चीज़ें बाहर हैं, क्योंकि शॉर्टेज हर चीज़ की इस कदर मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिल रही है। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो 2 दिन से है वो पंजाब में है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की किल्लत है, जो कि दीगर सूबों में इस किस्म की सूरत हाल आपको देखने को नहीं मिल रही। खुसूसी तौर पर पंजाब में जहाँ चीनी मिल रही है वो बहुत महंगे दामों मिल रही है, अदरवाइज़ चीनी अवेलेबल ही नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लाहौर में ही जो लाहौर हाई कोर्ट से एक मुताल्लिक़ एक अहम फैसला शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि 4 दिन हो गए हम ये सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, लेकिन उसके बाद यकायक ये ख़बर आती है कि नहीं, एक जज ने तो ज़मानत मंजूर की, दूसरे जज ने ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी उनकी और इख्तलाफी नोट साथ लगा दिया। उन्होंने बहुत सारी ऑब्वियसली उसमें वजूहात की तफसीलात भी बताई हैं कि क्यों ज़मानत मुस्तरद हो रही है। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। शहबाज गिल साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने भी कहा कि तमाम रहनुमाओं ने, लीगी रहनुमाओं ने झूठ बोला और वक्त से पहले ही उन्होंने खुशी का इजहार कर दिया और ये तासुर देने की कोशिश की अभी इख्तलाफी नोट के आने के बाद कि शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसले तब्दील करवाए हैं या वो असरअंदाज हो रहे हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के। और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, स्टार्ट आप ही से करना चाहेंगे इसी मामले से, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोर्ट में थे, वकील थे। ये हुआ क्या है जो चीज़ सब तक ये पहुँची कि जी ज़मानत हो गई है शहबाज शरीफ साहब की, उस दिन कैसे नहीं पता चल सका, या 2-4 दिन गुजर जाने के बावजूद कैसे पता नहीं चल सका कि एक जज ने इख्तलाफी नोट लगाया है या उन्होंने दरखास्त मुस्तरद की है? जी, मेरे लिए भी ये बहुत हैरान कुन बल्कि तकलीफ दह सूरत हाल है। देखिए, जो अदालती कार्रवाई है उसमें अगर शफाफियत और गैर जानबदारी निकल जाए तो जाहिर है एग्जेक्टिव और अदलिया में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। सारे पाकिस्तान ने देखा कि 14 अप्रैल को 12:20 पे जब कोर्ट ने राइज किया और उन्होंने कहा कि हम अभी ऑर्डर सुनाते हैं, उसके बाद अदालती अमले के ज़रिए वहीं पे अनाउंसमेंट की गई 12:20 के करीब के 50-50 लाख के मुचलकों के एवज़ ज़मानतें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के अलावा 3 दीगर लोगों को भी ज़मानत मिली थी, उन बेचारों का पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे उनकी ज़मानतें गई। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, शाम को टेलीविजन प्रोग्राम्स हुए, मैं खुद 1-2 प्रोग्राम्स में मौजूद था। अगले दिन के अखबारात में मुकम्मल तौर पे उसकी कवरेज आई। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर स्टेटस आता है केसेस का, जो स्टेटस केस का आ रहा था उसके मुताबिक बेल अलाउड लिखा हुआ आ रहा था। उसके बाद एक रजिस्टर होता है वहाँ पे जिसे हम पेशी रजिस्टर कहते हैं, उस पर भी बेल अलाउड है। जुमेरात को भी ये सूरत हाल थी। जुमा के रोज जब हम पता करने के लिए गए कि 24 घंटे 36 घंटे गुजर गए, अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा, तो बताया गया कि तफसीली ऑर्डर आएगा तो आपको दिया जाएगा। और फिर ये कहानियां गर्दिश करने लग पड़ी। मुझे तो दुनिया अखबार के जरिए पता चला, वहां पे लिखा था कि जो जूनियर जज हैं वो इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं।
मेरे लिए भी ये हैरानकुन बात थी, क्योंकि हमेशा जजमेंट इसी तरह अनाउंस असजद गुराल साहब का, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हुई। अब तो मैटर क्योंकि रेफरी को रेफर कर दिया जाएगा, लेकिन बेल मैटर्स में कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होती कि उसमें इतने ज्यादा अरसे के लिए इस पे सोचो विचार की कोई जरूरत थी। अच्छा, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता सादिया, अगर ये उसी शाम को या जब हम अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं आजम नज़ीर तारिर साहब, ठीक है, ये चीज बताएं कि आप जब अदालत में मौजूद थे तो ऑब्वियसली जस्टिस सरफराज डोगर ने तो जमानत मंजूर कर ली, जो जस्टिस अरशद साहब हैं जिन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद की है, क्या उस वक्त उनकी तरफ से ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई थी जिससे ये इंडिकेशन मिले कि वो रिजेक्ट करने की जानिब जा रहे हैं या इख्तलाफ रख रहे हैं जस्टिस सरफराज से? देखिए, बज़ाहिर तो कोई नहीं थी, लेकिन अगर हो भी तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जब अनाउंस कर दिया गया कि जमानत हो गई और पूरे पाकिस्तान में से, मुझे तो शहबाज गिल साहब की वैसे ही उनकी जो बातें हैं, मैं तो कभी उन्हें सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने तो एक सबक पढ़ा हुआ है कि मुखालफत बराए मुखालफत, और वो हर चीज उन्होंने ऑपोजिशन को थोपनी होती है। भाई बात ये है कि ये सारे पाकिस्तान ने देखा है कि 14 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल की सुबह तक जमानत मिली हुई थी, और फिर वो खबर यकायक आई इस हफ्ते वाले दिन सुबह को कि इख्तलाफी नोट लिखा जा रहा है। अदालती काम इस तरह नहीं होते। रिजल्ट अनाउंस था, अगर नहीं थी तो आपको फौरी तौर पे क्या टीवी चैनल्स को और मीडिया को कुछ तरदीदी बयान आया रजिस्ट्रार की तरफ से या हाई कोर्ट के जो आप कह रहे हैं कि वेबसाइट पे भी ये फैसला मौजूद रहा, वहां पे भी कोई तब्दीली नहीं आई अगर इख्तलाफी नोट सामने आ रहा था? मैं पहले जरा चौधरी मंजूर साहब से भी पूछ लूं। ठीक है, सेनेटर ऑन ऑब्वियसली बताएंगे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इस पे, जिस तरीके से आज भी बात की जा रही है, लेकिन चौधरी साहब आपने क्या अपनी इतने अरसे की सियासत में ऐसी चीज़ें कोई देखी हैं कि अब तो ऑब्वियसली मामला रेफरी जज के पास चला गया, लेकिन ये जो जमानत मंजूर होने से जमानत मुस्तरद होने तक का सफ़र था, ये कैसा रहा आपकी नज़र में इन 4 दिनों में? बहुत शुक्रिया सादिया। पहले तो मैं एक बड़ा अपनी पार्टी का जूनियर आदमी हूँ, मुझे तो आप सीनियर रहनुमा ना कहा करें, मेरा ओहदा ले लिया करें ताकि बाकी लोग साहब हमारे लिए तो हैं आप सीनियर, बड़े ये अलग बात है कि बड़े जूनियर जो हैं पार्टी में थोड़े ऊपर चले गए, लेकिन आपकी जगह जो है वो है। मेरी पार्टी के अंदर मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं जिनसे मैं आज भी सीखता हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। दूसरी पार्टियों में भी मेरे से बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे एक अजीब, मैं कुछ आज एक और प्रोग्राम में भी मैं उसको लफ्ज़ों में ढाल नहीं पा रहा, लेकिन जो मैं एक बतौर सियासियात के तालिब इल्म के तौर पर जो मुझे महसूस हो रहा है, ये मेरी फीलिंग है कि हम किसी बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है, जो कुछ मैंने पढ़ा था कि जब नीचे से बहरान इस कदर गहरा हो जाता है और वो हिट करता है नीचे से, तो ऊपर ना सिर्फ इदारे आपस में फट जाते हैं, रूलिंग क्लासेस फट जाती हैं, बल्कि हर चीज़ जो है वो बाहम दस्तों गिरेबान नज़र आती है। मुझे ऐसी मतलब आप यूं समझें कि मुझे ऐसी कैफियत महसूस होने लग पड़ी है। जैसे भुट्टो साहब का इस केस का जब मैंने सुना तो मुझे भुट्टो साहब का केस की मिसाल नज़र आई कि अगर आज़म नज़ीर तारिर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, अगर इख्तलाफ हो जाए, यानी अगर 4 जजेस जो हैं वो सजाए मौत दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के और 3 जजेस उनको रिहा कर रहे थे, और अगर 3 जजेस उनको उनकी उम्र कैद को भी बहाल रखते तो एक्सट्रीम सजा नहीं दी जा सकती थी, तो उनको दी गई। यहाँ पे भी कुछ उससे मिलती जुलती कैफियत है। वो जज साहब गुराल साहब का मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा जी कि मैंने जब उनको कहा कि मैं आपसे इत्तफाक नहीं कर रहा हूं तो उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए था। यानी ये अजीबो गरीब कैफियत है। अपोजिशन आपस में लड़ रही है, हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद आपस में लड़ रहे हैं, इदारे आपस में लड़ रहे हैं, तो ये मुझे तो लग रहा है कि हम किसी खौफनाक तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही कि वो क्या हो सकता है, लेकिन सोसाइटी उसकी तरफ तेजी से जा रही है। और उसकी और भी आप मिसालें देखेंगी, जैसे काजी फायज ईसा साहब बैठे हैं और वो अपने जजेस से अपने जो उनके कुलीग हैं उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। अब हमारा देख लें पीडीएम का किस तरह से शिराजा बिखरा है,
किस तरह से बिखेरा गया है, किस तरह से तोड़ा गया है। आप हुकूमत को देख लें, अगर पीडीएम ना टूटती तो आज तो हुकूमत कहीं नहीं थी, ना सूबे की हुकूमत थी ना मरकज की हुकूमत। जितने लोग इनकी अक्सरियत है दोनों जगह पे, वो लोग तो अलहदा करके बैठे। ये तो किसने तोड़ी? ये पीटीआई, ये सेनेटर ओन अब्बास साहब ने तोड़ी है पीडीएम? नहीं, पीडीएम को जो लीड कर रहे थे उन्होंने तोड़ी है, किसी और ने थोड़ी तोड़ ली। वो वही जिम्मेदार है शायद खान अब्बासी ने नोटिस बिल्कुल सही। तो आपने बात ऐसे की ना, कभी हम उसने तो मेरा ख्याल है ऐसे समझा जैसे हम कोई मुलाजिम है। सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये जरा फरमाइएगा, अब चौधरी साहब को नहीं समझ आ रही तो हमें कैसे समझ आएगी किस किस्म के इंतशार या किस किस्म के तसादुम की तरफ हम जा रहे हैं जिस तरीके से मुल्क में चीजें हो रही हैं? मैंने हुकूमत की सॉरी, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने हुकूमत की बात नहीं की, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। हाँ, रियासत इदारों का पहले जी ओन अब्बास साहब जी बीबी पर मैं जरा रिस्पॉन्ड कर लूँ जरा हाई कोर्ट वाले केस की तरफ, अगर तो ताकि दोनों कुलीग्स ने इस पर इशारा किया। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। पहले तो केस की जो नौयत है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हुआ ये था कि 2000 के बाद से लेकर 2018 के दरमियान ये एसेट बियॉन्ड मीन का केस है, जो कि शहबाज शरीफ पे था कि उनके जो असासे हैं वो उनके मीन्स नहीं थे, उस हिसाब से बढ़ गए। यानी कि उनके अगर असासे डिक्लेयर 1998 में 1 करोड़ के हुए थे तो इस वक्त वो 53 करोड़ असासों के मालिक हैं। और दूसरा उन पे केस था कि उनके अकाउंट में टीटी आई थी। ये टीटी का प्रोसेस मैं समझाना 1 मिनट में सिर्फ समझा दूंगा कि 2007-8 में ना एक पाकिस्तान में ट्रेंड आया था कि जितने अमीर लोग होते थे उनके पास जितना काला धन था, ब्लैक मनी था, उसको वाइट करने का जो सबसे बेहतरीन जरिया था वो टीटी करने का था। वो टीटी कैसे होते थी कि एक जो मनी चेंजर्स होते उन्होंने टीटी बॉयज रखे होते थे, वो उन जाके जिसके पास काला धन होता था वो मनी चेंजर्स को पैसे देता था कि भाई ये 50 करोड़ मैंने कमीशन खाया है, मैं इसको अपने अकाउंट में शो नहीं कर सकता, तुम ये 50 करोड़ ले लो, इसको यहां से टीटी करो। टीटी पाकिस्तान से जनरेट होती थी और दुबई के थ्रू एक्सचेंज होकर वापस पाकिस्तान आती थी और वो फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में आती थी। और जब वो पैसे वापस आते तो वो शहबाज शरीफ की जो बेगम साहिबा है उनके अकाउंट में आए, उनकी बेटी के अकाउंट में आए, उनके दामाद के अकाउंट, और ये कुछ 7.5 अरब के करीब जो था, जो ब्लैक मनी था जिसको उन्होंने वाइट किया, उसके ऊपर ये केस था। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नंबर 2, अगर किसी शख्स को किसी केस में जमानत मिल जाती है तो इसका अब ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो जो शख्स है वो गुनाहगार नहीं है। आज से जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली थी उससे एग्जैक्टली 2 दिन पहले उजैर बलोच को भी अपने केस नंबर 22 में जमानत मिली थी, जिस केस में उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन क्योंकि गवाह मुनारिफ हो गए तो उनको जमानत मिल गई। तो इसमें यकीनन उजैर बलोच उसमें बेगुनाह नहीं था। अब तीसरे इशू की तरफ आ जाता हूं कि ये जो हाईकोर्ट का जी तीसरी चीज आ गई जस्टिस गुराल साहब का, जो है जैसे कि मेरे सीनियर है लॉ के सीनियर तो ऑब्वियसली जस्टिस तारड़ साहब ना, सेनेटर तारड़ साहब है, मैं तो इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं कि जब तक 2 जज साहबान आपस में किसी बेल के ऊपर एग्री ना करें उसका नोट इशू नहीं हो सकता। सो किसी नायब कासिद ने किसी मैलाफाइड इंटेंशन की वजह से या किसी और इंटेंशन की वजह से जब उसने अनाउंस कर दिया और जिस पे डिसेंटिंग नोट आ गया तो वो फैसला बाहर आना नहीं चाहिए था। जब फैसला आ गया तो उसमें जस्टिस घुराल ने बड़ा क्लियरली लिखा कि इस केस में लग रहा है कि जो टीटियां उनके अकाउंट में आई हैं वो नाजायज हैं, और वो जो लोग जिन्होंने अकाउंट में टीटियां करवाई और जिन रिश्तेदारों में गई उससे प्रूव होता है कि शहबाज शरीफ साहब गिल्टी हैं, इसलिए उनको जमानत देना शायद गलत होगा इस बेस पे। और आखिरी चीज जो कहूंगा, जैसे मरियम औरंगजेब का मैं इंटरव्यू देख रहा था और कल राना सनाउल्लाह ने धमकी, राना सनाउल्लाह कल देख रहे थे, एक मिनट, चीफ कमिश्नर लाहौर को धमकी दे रहे थे और चीफ सेक्रेटरी को, एग्जैक्टली उसी टोन में मरियम बीबी ने शुगर कोटेड तरीके से जिस तरीके से जुडिशरी को फिर धमकी देने की कोशिश की। आपको शायद याद हो NA 75 का डिसीजन हमारे जब अगेंस्ट आया था, जबकि स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस दिन एक ट्रेंड चलाया गया था एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से, वही शर्मनाक हवाला आज ये दोबारा इनिशिएट कर लें। और मैं आपको बता रहा हूं अगले 2-3 में इन्हीं जस्टिस घुराल के खिलाफ एक बहुत बड़ा मीडिया एक ट्रेंड चलाया जाएगा ट्विटर पे, जिसमें उनकी ऐसी अल्लाह करे अल्लाह उनकी इज्जत को बहाल रखे और जुडिशरी की इज्जत को बहाल करे। औरंगजेब साहिबा ने, आप कहते हैं कि जी जुडिशरी को धमकियां दी जा रही हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन ये जो आपने बात की है, मैं ब्रेक से वापस आके आजम नज़ीर तारड़ साहब से जानने की कोशिश, इस आपने कहा कि ये तो नायब कासिद की तरफ से एक चीज़ आ गई थी और ये होनी नहीं चाहिए थी जब जज खुद वहाँ पर मौजूद और इख्तलाफ भी कर रहे थे और वो एग्री नहीं की थी उन्होंने ज़मानत मंजूर करने के लिए। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आजम नज़ीर तारिर साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कहा कि सरकारी अफसरान को कई धमकियां दी जाती हैं आप लोगों की तरफ से और कभी जुडिशरी को धमकियां देते हैं आपके लोग, और दूसरा कि ये फैसला जजेस ने नहीं, वो कहती है तो नायब कासिद ने सुनाया था जिस पर आप लोग इतना खुश हो गए। मैं इस पे बस हंस ही सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हद हो गई है। ये हमेशा कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो उनके अहलकारान बाहर आके बताते हैं जब वो रिटायरिंग चैम्बर में चले जाते हैं। मैं अर्ज कर दूं कि एक हफ्ता पहले आहत चीमा की जमानत भी इसी तरह अनाउंस हुई थी। उससे 2 दिन पहले लाहौर डीएचए केस में जो मुराद अरशद हैं उनकी जमानत भी ऐसी हुई। उससे 12-14 दिन पहले हमजा शहबाज को बेल दी गई, वो भी ऐसे हुई। और मैं 28 साल तजर्बे की बात कर रहा हूँ। हमेशा ये होता है, कई दफ़ा कोर्ट में कर देते हैं, कई दफ़ा कोर्ट में इसलिए नहीं सुनाते कि कोर्ट्स खचाखच भरी होती हैं पॉलिटिकल केसेस में, तो लोग फिर गले मिलना शुरू हो जाते हैं और मुबारकें और वो सारा सिलसिला, कोर्ट का डेकोरम खराब होता है। भाई बात ये, अगर जमानत नहीं थी हुई तो 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को आपकी जमात पे तो पहले ही इल्जाम है कि फैसला पूरा पढ़े बगैर समझे बगैर मिठाइयां बांट देते हैं, मुबारकबादें दे देते हैं। नहीं ना, वो तो जो आया बाद में पता चला। लेकिन सादिया आप खुद बताएं कि आप रोज टीवी देखते रहे हैं, कोई पहले 2-3 दिन कोई ये बात आई कि जमानत नहीं दी गई, 50 लाख के मुचलके लेके बैठे रहे लोग वहां पे। और दूसरी बात मैं थोड़ी सी अदब से अर्ज करूंगा, मैंने क्योंकि ये केस खुद 2 दिन आर्ग्यू किया है, ऑन अब्बास मेरे कुलीग हैं, भाई हैं, क्योंकि लॉयर नहीं है, उन्होंने जो शहबाज गिल साहब से सुना वो यहाँ पे कह दिया। शहबाज शरीफ के अकाउंट में एक टीटी नहीं आई, उसके फैमिली के अकाउंट्स की टीटीज की उन्होंने जस्टिफिकेशंस दे रखी हैं, मैंने वो नहीं थी देनी, यानी शहबाज शरीफ ने। ये क्रिमिनल लॉ का असूल है। और जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर पे ये सारी बातें लिखी हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब पहले इन्हें गिरफ्तार रखा गया, इस इंक्वायरी में जानबूझ के उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई ताकि बवक्त जरूरत इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए, और ये मैनाफाइड है नैब की। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 केसेस का हवाला दिया जस्टिस डोगर ने, और फिर इन्हें बेल ग्रांट की। अभी केस खत्म होने में 1 साल बाकी है, और उस पर भी उन्होंने लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दी कि किसी शख्स को प्री ट्रायल इनकार्सरेशन, अभी बेल, ये खुद कह रहे थे जी उजैर बलोच के इनको बेल मिली। ये बताइए कि अगर 1 साल बाद शहबाज शरीफ बरी हो जाते हैं इस केस में, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए, एमएनए होते हुए, एक 70 साल के बुजुर्ग शहरी होते हुए उन्हें जो 2 साल की जेल कटवाई गई है, उसका मदावा क्या है? क्या उसके बदले फिर नैब के उहदेदारान जेल में रहेंगे? तो कुछ बैलेंस कोर्ट्स करती हैं हमेशा, और हम लोग इंशाअल्लाह अजीज किसी के मुंह पे उफ भी नहीं आएगी अगर जमानत होती है या नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर बताऊं कि मैं बतौर बार लीडर के ये बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत मोहतरम जावेद गुरान साहब हमारे अच्छे जजेस में से हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इस तरह की जब चीजें होती हैं। अगर कोई ऐसी बात थी तो उन्हें फौरी तौर पे विदिन 1 आवर उन्हें ये एलामिया जारी कराना चाहिए था। अमूमन वो हमें पैगाम भेज देते होते हैं कोर्ट एहलकारों के जरिए कि आपको कंफ्यूजन हुई है, जमानत नहीं दी गई, हम फौरन रुक जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी मेरे लिए तकलीफ दे चीज है। जो चौधरी मंजूर साहब ने सही कहा, बड़े भाई हैं मेरे और उनका भी लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक है, वो सियासत के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ। चीजें बड़ी अजीबो गरीब तरह से टूट फूट रही हैं। अल्लाह ताला इस रियासत को महफूज रखे, और हम लोग इस रियासत को बचाने के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। ये चीजें ठीक नहीं हो रही, लोगों की जो परसेप्शन है वो क्या है कि 2 दिन बाद फैसला क्यों तब्दील ठीक नहीं हो रही, सही है। जवाब कोई नहीं। अच्छा, नायब कासिद लगा दिया, ठीक हो गया। अब मुझे चौधरी साहब ये जिस तरीके से आपने भी बात की कि रियासत के हवाले से और इदारों के हवाले से जो चीज़ें हैं, आजम नज़ीर तारिर साहब भी यही बात करें कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अब दूसरी तरफ की अगर आप बात करें, हुकूमत की बात करें, तो वो सारे का सारा मलबा जिस तरीके से अभी ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने धमकियां दी वहाँ के कमिश्नर लाहौर को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, फिर जुडिशरी के हवाले से जो ऑन अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि जी उनको धमकियां दे दी जाती हैं, जो जज अपनी मर्जी का फैसला नहीं देता उसके खिलाफ फिर सोशल मीडिया पे अब ट्रेंड्स करने का एक बड़ा रिवाज जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर किसी की भी इज्जतें, किसी की भी पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, कोई इंसान भी, कोई शख्स भी, कोई इदारा भी किसी चीज़ से महफूज नहीं रहा। तो ये मामलात आगे चलेंगे कैसे? आप लोग कहेंगे कि जी उनकी तरफ से हो रहे हैं या किसी इदारे की तरफ से हो रहे हैं, ये लोग कहेंगे कि आप लोग ये सब करवा रहे हैं। ये इल्ज़ाम, ये ब्लेम गेम ऐसे ही चलती रहेगी क्या? देखिए, मैंने किसी पे इल्ज़ाम की बात नहीं की, ना कोई दूसरा। मेरा तो एक तजिया था जो मैं देख रहा हूँ बतौर एक, मैंने
मेरी मतलब एक जिदोजहद है, 30-35 साल की स्टूडेंट दौर से लेकर पॉलिटिक्स ही की है। मसला अलमिया ये हो रहा है कि कोई बात ना कोई समझने के लिए तैयार है ना कुछ सुनने के लिए तैयार है। इस रियासत में इस वक्त इतनी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो घर की बात है, अब देखिए वो ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, उसको कोई मानेगा नहीं। इसका तरीका अब गवर्नमेंट के पास ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अदालत के पास चले जाए और अदालत से ऑर्डर ले लें, जो अदालत ऑर्डर करे उस पर इम्प्लीमेंट कर दें। वरना आप जो कहेंगे, अब बात घरों तक पहुंच गई है। अगर उन्होंने कहा कि हमने ये घर गिराना है तो वापस जवाब आया कि फिर बनी गाला भी गिरेगा और फिर वो जमान पार्क भी गिरेगा। मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है तो बेसिक जो जुडिशरी का रोल है वो बुनियादी तौर पर जुडिशरी का रोल है, एम्पायर का रोल, किसी और का एम्पायर का रोल नहीं है। बेसिक तो जुडिशरी है। और मैं जाती तौर पर कानून का तालिब इल्म होने के नाते भी कहूंगा कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ इस मुल्क में हम सारे जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल कोई बरी जिम्मा नहीं है इन मुल्क के अंदर चीज़ों को, जो बतौर पॉलिटिशियन मैं बात करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार जुडिशरी है, अदलिया है। जस्टिस मुनीर के केस से लेकर पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट करने से लेकर आज तक जितने भी फैसले किए हैं, एक्चुअल तो उन्होंने तबाही बर्बादी की है। उन्होंने कहना था ना कि फौज अगर कहीं एक्सीड कर रही थी तो उन्होंने कहना था ना कि आप गलत कर रहे हैं। मैं अगर कर रहा हूं बतौर पॉलिटिशियन तो उन्होंने कहना था ना। अगर पार्लियामेंट कर रही थी तो पार्लियामेंट को भी उन्होंने कहना था कि पार्लियामेंट या कोई हुकूमत यहाँ पे एक्सीड कर रही है। ये नहीं है। रात तक धमकियों का मेरा ख्याल है ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये आज गलत है तो कल भी गलत था। कल इमरान खान खुद धमकियां दे रहे थे, कहते थे मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। तो अगर मुझे आज किसी ने पूछा जी उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा, मैंने कहा अगर आज देंगे तो कल वाली तकरीरों पे भी हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं कहनी चाहिए। ये अच्छी बात ये हो कि हम ना कहें, बिहेव करें सारे लोग, लेकिन नहीं हो रहा तो उसके नतीजे के तौर पर ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है। नहीं हो पा रहा, बिल्कुल इस हुकूमत को तो कोई समझ नहीं आ रही। सही है। अच्छा, ये जो आपने घर गिराने वाली बात की ना, इस पे नवाज साहब ये जो बात की गई कि भाई अगर चंद लाख रुपए दे के बनी गाला का घर जो है वो रेगुलराइज हो सकता है, और यही जिस तरीके से जाती उम्रा या राइवेंड वाली उनके घर का, उनकी अराजी का, उनकी ज़मीन का ताल्लुक है, वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जमान पार्क वाला जो घर है वो भी अलॉट हुआ हुआ है। फिर वहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये सवालात तो जायज़ हैं। किस तरीके से आप सेटिस्फाई कर सकेंगे ऑपोजिशन को कि ये कार्रवाइयाँ आखिर क्यों हो रही हैं? ठीक है, इसके लिए हमें इन दोनों केस को समझने की ज़रूरत है। मैं पहले बनी गाला पे इसलिए रोशन था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का इशू है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो घर वाली जो पहाड़ी है, जो बनी गाला है, उसका इशू जोनिंग का था। जोनिंग का मतलब ये होता है कि ये जो घर है या जो उनकी प्रॉपर्टी है ये किस जोन में फॉल करती है। क्या ये सीडीए की टेरिटरी आती है या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की टेरिटरी में आती है? उस जोनिंग की वजह से उसके दो इफेक्ट्स होते हैं कि जैसे आप नॉर्मली घर बनाने जाएं तो उसमें ये होता है कि आपने फ्रंट पे 5 फुट सड़क छोड़नी है, साइड पे 10 फुट की जमीन छोड़नी है, बैक साइड पे 20 फुट छोड़नी है। वो लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। वो जोनिंग का इशू था और पूरे बनी गाला पे था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की उस जमीन के ऊपर था। पूरा बनी गाला एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको रेगुलाइज किया गया। जहां तक है जाती उम्रा का इशू, ये सरकारी जमीन का इशू था और इसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि 1989 में, 1979 में और 1992 में एक खातून ने ये जमीन एक चिट्ठी के थ्रू, एक डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू चिट्ठी है, उसने चिट्ठी लिखी थी एक पटवारी साहब को कि ये जमीन इस फलानी खातून के नाम पे ट्रांसफर कर दें। उस बीबी ने फिर ये 2 रजिस्ट्रियों के जरिए ये जमीन ट्रांसफर कर दी शमीम बीबी के नाम, जो कि मियां साहब की वालदा थी, और फिर उस जमीन में चलती गई। अब यहाँ पे इनका जो टोटल घर है वो 1500 कनाल पे मुहित है, जिसमें से 839 कनाल की जो टोटल जमीन है, जो कि औकाफ की जमीन थी, वो उस बीबी के नाम और 3 और लोगों के नाम शिफ्ट की गई। बीबी का जो टोटल शेयर बनता था, जिन्होंने फिर शमीम बीबी को फरोख्त किया, वो 350 कनाल के करीब जमीन थी जो इन्होंने इनको बेच दी। तो पंजाब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपकी 1500 कनाल की टोटल अराजी है, उसमें से 350 कनाल जमीन सरकार, दोनों जी एक सेकंड, वो जो 400 कनाल जमीन है वो सरकार की जमीन है, जो कि आखिरी सादी बीबी सिर्फ आखिरी चीज,
सिर्फ आखिरी चीज उसमें सिर्फ पॉइंट ये है कि वो जो 400 कनाल जमीन आपके पास है वो आपने गलत तरीके से परचेज की है, उस शख्स के पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं था। और दूसरा, जहां तक गिराने की बात और वो कंटेनर है, बीबी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जहां कंटेनरों से इराजी गिराई जाती है, घर गिराई जाती है, वहां उसके लिए बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी इंटेंशन कोई नहीं थी। अब इन्होंने स्टे ले लिया जिसकी पेशी 28 अप्रैल को है, हम वहां जाके कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ये केस बनता मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, कोर्ट का केस नहीं बनता। हम उसको कंटेस्ट करें, उसमें जो कोर्ट का फैसला आएगा इंशाल्लाह उसी तरह चलेंगे। जातियात का इशू नहीं, ये आपकी और मेरी और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की उन गरीब आवाम की जो जायदाद है उसका इशू था। सिंपली स्पीकिंग ये चीजें तो बिल्कुल सही है। आप तीनों के हवाले से, और जाहिर है सियासी जमातों का जब भी जिक्र करते हैं हमेशा ये चीजें चलती हैं, इल्जामात भी लगेंगे, ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को ब्लेम करेगी, हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को बहुत सारी चीज़ों पे ब्लेम करेगी। हम रोज़ ही ये सुनते हैं कि जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लीडरान की ज़मानतें होती हैं, उनके केसेस चलते हैं, ये भी हम बहस करते ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा बात आज करना चाह रही थी, जिसका जिक्र कल के प्रोग्राम में भी हमने किया था, जो इस माह रमज़ान के अंदर आवाम की मुश्किलात जिस कदर उनमें इजाफा हुआ है, महंगाई जिस कदर बढ़ती चली जा रही है, शायद आवाम को शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब के केसेस में क्या हो रहा है उन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए आटा, चीनी, दालें, ये कीमतें कम हुई हैं, नहीं हुई हैं, उन्होंने रात को या सुबह उठ के अपने बच्चों को क्या खिलाना है, 2 वक्त की रोटी मैसर है, उनके ये सवालात हैं, उनके ये कंसर्न्स हैं। चीनी के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त शिकायत हैं, स्पेशली पंजाब में, कि लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, और जहां मिल रही है वहां महंगी कीमत पर मिल रही है। कुछ शहरों में हमारे रिपोर्टर्स ने बात की है आवाम से, वो आपको ज़रा सुनाते हैं और फिर इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। जी, अभी हम घर के साजो सामान के लिए इधर आए हैं, तो हमने देखा है माशाल्लाह कि हुकूमत के इक़दाम बहुत अच्छे हैं, अशिया हैं वो भी वाफर मकदार में मौजूद है। आटा चीनी आराम से मिल रही है, कोई किल्लत नहीं है। बाहर चीनी 85 रुपए किलो है, यहाँ 65 है, फ़र्क है। पहले से ठीक है, अभी रमज़ान में सही में नहीं, ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ, वही रेट चल रहे हैं चीज़ों के, कोई फ़र्क नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, भाई इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, उस हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो रेट बाजार में वहाँ गली में मिल रहा है वही रेट यहाँ मिल रहा है। पापड़ एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे 25 रुपए पाँव, यहाँ 50 रुपए दे रहे हैं। फिर घर के करीब से ना खरीद ले बंदा, इतनी गर्मी में क्यों आए। बचत बाजार नाम का बचत बाजार है, लूट रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का फर्क है। रेट कम नहीं है, वही है, आप बाहर दुकानों से ले लें या यहाँ से ले लें, बात एक ही है। नहीं, लीमू तो हम लेते रहते में नहीं लिए, जरूरत भी थे, बहुत महंगे हैं। बाकी चीज़ों में फिर भी कुछ हो रहा है, गुजारा ठीक है। नहीं, वैसे तो बाहर के हिसाब से तो बहुत सस्ता है। आलू अब 100 में 3 किलो दे रहे हैं, लेकिन बाहर जब 50 के करीब आलू दे रहे हैं किलो। तकरीबन कोई 10% का तो फर्क आ रहा है नजर आम मार्केट में और ये तो मॉडल बाजार में। दालें जरा कम है, दालें अब एक चने की दाल मिल रही है, ना चना मिल रहा है क्योंकि चना चाट के लिए जरूरी होता है, वो भी नहीं मिल रहा, तो कुछ चीजों की शॉर्टेज है। मेन मसला तो ये आटा और चीनी का बना हुआ है, चीनी मिल भी नहीं रही, वो देखा है मैंने, वो लेने लगी हुई है, अभी तो शुरू नहीं किया उन्होंने। उस हिसाब से देखो महंगाई तो है, लेकिन बाहर आम जो है ना मार्केट से बेहतर है। और गवर्नमेंट ने जो मैयर्स लिए हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो लोगों के लिए बेहतर हो। क्या करें फिर, बंदा आप कहाँ जाए, हर जो चीज़ को हाथ देते हैं वही हर चीज़ महंगी मिलती है। चीनी ले लो, कोई और चीज़ ले लो, घी दे दो, सब महंगाई जा रही है। किलो से ज़्यादा सामान आपको देते नहीं है, वही सामान अगर आप आम दुकान से लेने जाते हैं ना, तो वो आपको 120-130 रुपए से कम मिलता नहीं है, जिसका हमें फायदा नहीं। कम से कम 1.5-2 घंटे जलील होते सिर्फ किलो सामान के लिए। जब से एक फैमिली जिसके 3 से 4 बच्चे होते हैं ना, उसको जो किलो चीनी या किलो जो घी है ना, वो मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन नहीं चलता, जिसका हमें फायदा ही नहीं है। ओवरऑल जो आटा, चीनी और घी है, जो गवर्नमेंट का रेट है वो नहीं मिल रहा हमें, वो इसलिए कि वो है ही नहीं है, स्टोरों पे ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी मिलता है, ना उनको आटा मिलता है, ना उनको घी मिलता है। अगर एक चीज़ उनको दो तो 4-5 चीज़ें उनको और ज़बरदस्ती थाम देते हैं, वो जो इनकी ज़रूरत की होती ही नहीं है कि जी आप साथ ये लेंगे तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगा, अगर ये नहीं लेंगे तो ये पैकेज आपके लिए है ही नहीं। सरकारी रेट जो 80 रुपये फी किलो है, अभी बाजार में जाओगे दुकान में आपको 100 रुपये से भी ऊपर रेट पे आपको मिल जाएगा। 100 रुपये बाजार का रेट है और 80 रुपये यूटिलिटी स्टोर का रेट है, लेकिन मिले तब मिलता नहीं। मसला ये इतना बड़ा हुआ है कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, न कोई चीज मिल रहा है, मांग रहे हैं तो वो उसके साथ एक आटे का बोरी दे रहे हैं तो 500-600 का सामान और दे रहे हैं। कुछ भी कोई सस्ता नहीं है, नाम का खाली इमरान खान कह रहा है कि सस्ता बाजार है। कोई चीज सस्ती नहीं है, कोई चीज ना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप खुद देखें कहाँ है, और ऊपर ट्रक के ऊपर रखा हुआ सामान वो अपनी मर्जी से देते हैं। ये नहीं है
वो नहीं लो, ये नहीं लो, वो नहीं, ये इस तरह तो नहीं होता है। ये खाली ड्रामा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीज़ें जिस पे सब्सिडी दिए गए वो मिलते नहीं, न चीनी मिलता है, न आटा मिलता है, आम ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं मिलते। ये मुख्तलिफ शहरों से आवाम की राय है जो इस वक्त महंगाई से परेशान है। आप इनको रमज़ान बाज़ार का नाम दें, सस्ते बाज़ार या बचत बाज़ार, जो भी कहा जाए। चीनी जिस की हमने पहले बात की थी कि जो ओपन मार्केट में 95 से 120 तक मिल रही है मुख्तलिफ जगहों पर, जबकि इसका जो सरकारी रेट मुकर्रर हुआ है वो 85 है, और जो सब्सिडाइज्ड रेट है चीनी का वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में और रमज़ान बाज़ारों में 65 से 68 रुपए है। लेकिन वहां पर जो सब्सिडाइज्ड चीजें हैं, चीनी और दीगर अशिया, वो मुहैया ही नहीं हो पाती आवाम को, क्योंकि शॉर्टेज इस कदर ज्यादा है, कीमतें जहां कम है वहां चीजें मिल नहीं रही हैं। और आपने यहाँ कुछ शहरों में लोगों ने ये भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में अगर आप कोई चीज सस्ती लेने जाएं भी तो वो आपको एक्स्ट्रा 500-600 की खरीदारी मजीद करनी पड़ती है, तो उस पर आपको जाकर चीनी मिलती है। और कुछ रमजान बाजारों के अंदर ये सूरत हाल है कि वहां पर खवातीन बुजुर्ग 2-2 घंटे 3-3 घंटे लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, और में उनको 2 किलो चीनी का थैला पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि 2 किलो से ज्यादा आपको नहीं मिल सकती है। तीनों मेहमानों ने ये पैकेज देखा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, उनसे इस पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आजम नज़ीर ताहिर साहब, शहबाज शरीफ साहब के लिए तो रेफरी जज क्या फैसला करता है, उनकी रिहाई होती है, कब होती है, ये तो पता चल ही जाएगा। अवाम के ये जो इश्यूज हैं महंगाई से मुताल्लिक, इनसे अवाम की रिहाई कब हो पाएगी? ये बड़ी तकलीफ दे बात है सादिया। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो मिस गवर्नेंस है गवर्नमेंट के पार्ट पे, और जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो यकसुई नहीं है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पिछले 2.5-3 साल से तजर्बे पे तजर्बा हो रहा है। कभी वजीर खजाना बदल दिया जाता है, कभी सेक्रेटरी खजाना तब्दील कर दिए जाते हैं, कभी गवर्नर स्टेट बैंक बदलते हैं। भाई बात यह है कि कोई यकसुई हो, आप कोई ठहराव के साथ काम करें। जिस मिजाज के साथ ये कायदीन, हमारे जो हुकूमती कायदीन हैं, वो माइक पे खड़े होते हैं कि मार दो, उठा लो, डाकू को फंदा दे दो, फलां कर दो। आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे थे, जो जुबान इस्तेमाल होती रही है पिछले 5 साल में, वो इससे ज़्यादा संगीन थी। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ और कर्ब में हूँ। हमारे इर्द गिर्द लोग काम करने वाले, मैं तो सड़क पे दिन गुजारते हैं हम लोग जो वकला हैं, हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग काम कर रहे होते हैं। जो 20-25 हज़ार लेके जाता है महीने का प्राइवेट सेक्टर से, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो गरीब अपना घर कैसे चलाता है। और यही वजह है कि ये जो मुआशरे में वायलेंस बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि एक लावा पक रहा है, और ये अल्लाह माफ करे किसी दिन ये फट ना जाए। अब गरीब आदमी की हालत ये है कि उसे जो बेसिक्स थी, गंदम है, वो रोटी खा के अचार के साथ गुजारा कर लेता था, चाय की प्याली बना के उसमें चीनी डाल के अपना एनर्जी लेवल ठीक कर लेता है। ये चीजें भी जब गरीब आदमी से छीन ली जाएंगी, और हम लोग बैठे हुए यहाँ पे ऐवानों में और ये टॉक शोज में हम बात कर रहे होंगे कि जी फैसला गलत नहीं हुआ, स्केल्स ठीक है, जस्टिस के नहीं है, गरीब आदमी को इससे गलत नहीं है। ये शायद आवाम का कंसर्न नहीं है। जब आवाम को रोटी नहीं मिल रही होगी, चीनी नहीं मिल रही होगी, लाइनों में रोजे की हालत में वो 3-3 घंटे खड़े रहेंगे 2 किलो चीनी लेने के लिए, तो आवाम को बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये कहीं से ये नया ये फलसफा तैयार किया, या उन्हें किसी ने समझाया है कि आप लोगों को नॉन इश्यूज में उलझा दो, सारी ऑपोजिशन को पकड़ के जेलों में डाल दो, रोज तकरीर किया करें। कितने हजार अरब थे जो इन्होंने लेके आने थे, और वो कहाँ गए हैं? बंदे 2-2, 3-3 साल, 3.25 साल जेल काट के आहत चीमा, जिसके बच्चों की उम्र 5 साल और 8 साल थी। चलिए ये उनसे पूछ लेते हैं। पहले मैं ये चौधरी मंजूर साहब, आजम साहब भी लाहौर में, आप भी कसूर में, वहां पे भी क्या ये हालात हैं कि मतलब पंजाब जैसा सूबा जहां सबसे ज्यादा चीनी बनती है, वहां किल्लत कैसे हो सकती है? पहले तो एक बुनियादी बात यह है कि असल इशू ये है, आप जितने सर्वे उठाकर देखेंगी महंगाई नंबर 1 होगा। अब जितने भी तारीख में आज तक सर्वे हुए हैं,
लोगों से पूछे मसला क्या है, महंगाई है। तो इस वक्त असल चीज़ ये है कि चीनी 50 पे थी, इनके आने के बाद 110 पे 115 पे चली गई है, आटा 35 से 70 पे चला गया है, घी 140 का था 280 का चला गया है, और बिजली की कीमत में तकरीबन 2 गुना इजाफा हो गया है, तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। जो आम आदमी है, जो एक मेहनत कश मजदूर है, जिसने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, वो इन चीज़ों में उससे 80 से 90% उसकी आमदन इसमें चली जाती है। और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं, प्लान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये अब शौकत तरीन को लेकर आए हैं, अगर पहले नाकाम हुए हैं तो ये नाकाम तरीन वजीर खजाना होगा, क्योंकि पॉलिसी वजीर खजाना की नहीं होती, पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। मैं कल पढ़ रहा था जो न्यू कंसेंसस आया है IMF का, उसमें कर्जों के मुतल्लिक और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस मुल्क में किसी को होश है कि वो देखे कि क्या पॉलिसी शिफ्ट क्या है और उस पर क्या करना है। एक और जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, ज़िया-उल-हक के दौर में और मियाँ साहब के दौर में। जो मिलें थी, खासकर जो चीनी की मिलें थी, मेरे यहाँ पे पत्तों की मिल थी, मियाँ साहब की होती थी, मियाँ साहबान की ये चूनिया शुगर मिल पत्तों की सरकारी थी। वहाँ पे गन्ने का रेट ठीक था, गन्ने का तोल ठीक था, पैसे टाइम पे मिलते थे, और गवर्नमेंट के पास एक वाफर मिकदार में चीनी मौजूद होती थी। जब ये कार्टल्स बनते थे वो छोड़ देते थे चीनी, और कार्टल्स नाकाम हो जाते थे। आपने वो प्राइवेटाइज बेची, औने पौने दामों घी की मिलें बेची, आपने सीमेंट की मिलें बेची, और ये सारी जो तबाही की है उसका नतीजा आज क्या है कि आप सब कुछ उन कार्टल्स के हाथ में चला गया, और गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। ये चीनी, ये आटा, ये स्मगल हुआ है अफगानिस्तान के रास्ते आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। कोई इस पे कोई बात नहीं हो रही, कोई बंदा बात नहीं कर रहा, गौर नहीं कर रहा। हत्ता कि जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर है फखर इमाम, सीनियर सियासतदान है, उन्होंने वहां पे खड़े होकर कहा कि हमें नहीं समझ आ रही कि 60 लाख टन गंदम कहां पे चलेगी और कैसे चलेगी, गायब किधर होगी। और अगर उनको ये समझ नहीं आएगी तो किसको समझ आएगी? ठीक है, तो अलमिया असल ये है कि महंगाई लोगों का मसला है। अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो बाकी सारी चीजें ये जो हम टीवी पे रोज आकर तमाशे लगाते हैं, ये बड़े मजे की बात है, इनसे कोई गरज बिल्कुल ठीक है, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा, आप जितनी मर्जी बहस कर लें। बाकी हाँ, अब सेनेटर ओन अब्बास साहब, एक सवाल। अब देखें, महंगाई है, आपके अपने अक्सर लोग भी आकर मानते हैं, इतराफ करते हैं, लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ पर हो रही है कि अब आपका चले नया वजीर ख़जाना तो आ गया, शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने आके बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना है, हमें IMF की डील के साथ ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, 2.5 सालों में ये दुरुस्त पे चीज़ें नहीं गई हैं, मईशत इस वजह से तबाह हुई है। तो चीज़ों की इस्लाह तभी होती है जब आप एतराफ़ करें गलती का और आप माने कि हाँ चीज़ें गलत हैं। बट अगर आपके साबिक वजीर ख़जाना असद उमर साहब ये कहेंगे कि नहीं, मैं शौकत तरीन की बातों से इत्तफाक ही नहीं करता, वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मईशत बिल्कुल सही है, तो अगर मईशत सही है तो फिर आपने सही क्या करना है? शौकत तरीन साहब को क्या सही करने के लिए लेकर आए हैं? देखिए बीबी, हम टॉक शो पे बैठे हैं और मेरे दोनों सीनियर से जो बातें की हैं, मैं ब्लेम गेम में बिल्कुल जाना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज ये नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि मैं कहूं कि चीनी की कीमत 2010 में 100 क्रॉस हुई थी और 2017 में भी क्रॉस हुई, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि आवाम तकलीफ में है, रमज़ान का महीना है और हमें उनको इस मुश्किलात से बचाना है। बट आपको एक जर्नल, मैं असद उमर साहब के कमेंट से पहले एक जर्नल समझाने करूंगा। जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि मैं एक छोटा सा खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास 2 डिसीजन थे। या तो आप पॉपुलर डिसीजन कर दें कि आवाम को खुश करने के लिए वक्ती तौर पे स्टीरॉयड पे कौम को लगा दें, या प्रोग्रेसिव किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी लें। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज ये होती हैं कि आप फर्दर कब्जे अपना लोन जो है ना, वो लोन बाहर से लेना बंद कर दें। अपने यहाँ पे जो पॉलिसीज है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चलाएं कि आपने जो MNA MPS को PSDB में से फंड देने हैं वो उनको बंद कर दें, और उसके बाद मेजॉरिटी आपका पोर्शन बाहर जो है ना कर्जों की अदायगी में जाना चाहिए, ताकि एक दफा 2021-22 तक मुल्क जो है ना वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। और जो पॉपुलर पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि आप लोन लेते जाएं, उसको खर्च करें, उससे क्या होगा, सड़कें बनते, नालियां बनती, लोगों की जो है ना आपके MNAs खर्चा करते, उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती और शायद गुर्बत में भी कमी आती। लेकिन जो आपका मुल्क जो 2018 में जिस फिगर्स पे खड़ा था, यकीन जाने 21-22 के बाद हमने बिल्कुल बर्बाद हो जाना था, ये इकॉनमी फेलियर की तरफ जा रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत सख्त किस्म का डिसीजन लिया, और कोई भी सियासतदान इस किस्म का सख्त फैसला नहीं ले सकता। यकीन जानिए, अगर मैं भी शायद जिंदगी में कोई इस तरह के फैसले कर लूं तो मेरी अपनी रूह काम जाएगी। यार, लोग तो हमें मतलब गुस्सा
करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पर टाइट मॉनिटरी पॉलिसी पे जाना। अब जिस वक्त शौकत तरीन साहब तशरीफ ले आए हैं, अब मैं सर मुझे लेट मी रिस्पॉन्ड पहली चीज तो ये कि माने तो सही ना, गलती है 3 साल रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर हो गए। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं किया। हफीज शेख साहब की पॉलिसी, जो हफीज शेख साहब की पॉलिसी थी, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, वो बहुत बेहतरीन थी। हम 1.5% इस वक्त जीडीपी स्टैंड कर रहे हैं। हमारा अंदाजा ये है कि 3% तक हम इंशाल्लाह जून में टच करेंगे और 2023 के इख्तिताम तक, जो उस वक्त हम अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारी हुकूमत होगी, गवर्नमेंट उस वक्त 4.5% के ऊपर जीडीपी जा रहा होगा। बात बताएं, अभी जिस तरह रमजान का महीना मेरे ख्याल अब ये टाइम आ गया, आवाम की मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हुआ है, चीजें मिल नहीं रही हैं या महंगी हो गई हैं, तो वजीर आजम ने एक ऐलान किया था आपकी कि जी जो हमारी टाइगर फोर्स है वो जाएगी, रेट जहां ज्यादा है वो नजर रखेगी। वो टाइगर फोर्स कहां गई आपकी? उन्होंने महंगाई कम करनी थी। मैं टाइगर फोर्स का तो खैर अपनी मौजूद है, अपनी जेब में जनरल बताऊं, जब भी किसी आइटम की राशनिंग की जाती है, चाहे वो शुगर हो चाहे आटा हो, उस पर लामाला एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है, एक ह्यूमन साइकी है। अगर आपको पता हो ना कि आपने शुगर आज मिलनी है और आपने सोचा जी कल शायद ना मिल सके, आप फौरन ही 3 किलो 4 किलो लेना शुरू कर देंगे। जब ये टाइट किस्म की राशनिंग होती है ना, जो ह्यूमन साइकी है, उसमें फिर होर्डिंग का आंसर आना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर देता है। अब कुछ लोग आज जैसे इंटरव्यू सुना रहे, कुछ लोग हमसे नाराज थे, कुछ खुश भी थे। जब इतनी बड़ी इकॉनमी जब डील कर रही हो ना सब्सिडाइज में, ठीक है सर, जी ठीक है, तो फिर मुझे एक सादिया सिर्फ एक फिक्र करना है। अगर ये पहले साल 8,000 अरब कर लेते तो ना इनको IMF के पास जाने की जरूरत थी ना किसी और जगह। अब कर कुछ भी नहीं पाए। और एक गुजारिश थी, मेरे ये छोटे भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर की फिगर ठीक करा दे। 35,000 अरब कर्जा दे दिया है तो टोटल तो 30,000 था, वो 5,000 जायद किसको दे बैठे हैं वो वापस लें। उन्हें कहीं इस किस्म की जो सुनी सुनाई बातें उन पर यकीन ना करें। 35,000 अरब कहां से दे बैठे कर्जा दे दिया उन्होंने? नहीं, और मंजूर साहब 5,000 वो वापस दे दिए। सर इतनी बड़ी मंजूर साहब इतनी जो भर्तियां की है ना आपकी गवर्नमेंट है सर, जो पिछले 2 हुकूमतों में सर उनकी पेंशन की पे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं सर। नहीं, ये फिगर ना सर, फिगर बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, सादी बीबी सिर्फ इस साल की फिगर आपको सिर्फ सादी बीबी लास्ट मिनट जी 10 अरब डॉलर, $7 बिलियन हम पे कर चुके हैं। अगले 3 महीने में $3 अरब हमने पे करना है। और सेनेटर आजम नज़ीर तारिर साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।